Hello everyone, I am Shalu Mehta from Samarth Academy. Today my topic is regarding how to manage the relationship between the parents and the children. अगर हम देखें कि आज के टाइम में ड्यू टू कोरोना पैंडमिक, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो रिलेशन जो हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा जो हैं चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट में अगर हम देखें इधर से कि हम अपने टाइम को ही देखें, अगर बच्चा बोलना चाहता है कि उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो एक बाउंड होती थी और जहाँ पे एक पेरेंट ने कह दिया बच्चे को वही करना पड़ता था। और जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत से एक सिंपल सी लाइफ थी, एक सिंपल सा लॉजिक था जहाँ पे कोई ऐसा बीच में कॉन्ट्रडिक्शन या डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें नहीं थी। इफ़ आई टू कंपेयर माई लाइफ विद आज के टाइम में बच्चों की लाइफ में, इट इज़ अ ड्रास्टिकली चेंज। और अगर हम देखें पहले टाइम पे ना मोबाइल्स होते थे, ना ये ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ना ये इंटरनेट सर्फिंग चैनल्स ये सब होते थे। एक सिंपल सा फंडा होता था लाइफ में, जहाँ बच्चे ने पढ़ना है, स्कूल जाना है, आके थोड़ा रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर शाम को खेलना है और रात को आके सिंपल तरीके से पेरेंट्स के साथ रहकर और उसके बाद सो जाना है। सिंपल ये फंडा होता था जहाँ पे कोई और उनके पास कोई मीडियम नहीं होता था एंटरटेनमेंट का। ये हैव टू लिव विद देयर पेरेंट्स, दे हैव टू गो वेर एवर दे वांट टू गो विद देयर पेरेंट्स। जहाँ पे इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन जो फैसिलिटीज़ थी वो सिर्फ पेरेंट्स के थ्रू ही मिलती थी। पर आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें, अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उसको पता है कि उसने मोबाइल देखना है, उसको पता है उसने गेम्स खेलने हैं, उसको पता है उसने डिफरेंट PS4, उसने PUBG ये सब यूज़ करना है और उसने जो है फ्रेंड से चैटिंग करनी है। ये सब एज उनका जो सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है वो चेंज हो गया एज़ कम्पेयर टू पास्ट टाइम। बच्चे जो है पूरे दिन घर पे रहते हैं, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, उसमें भी वो क्या कर रहे हैं नहीं पता, उसमें भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स को इवन ये भी पता है, पर पेरेंट्स कई बार जब बच्चों को कहते तो बच्चों को वो चीज़ गलत लग जाती कि आप हर बार हमें क्यों बोलते रहते हो, क्यों किसी के पेरेंट तो ऐसा नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते रहते हो, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ। उनका पूरा ध्यान जो है मोबाइल फ़ोन्स पे होता है, मोबाइल पे वो लगे हैं और कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ क्या रहे हैं, नथिंग। ना उनके हाथ में पेन होता है, ना उनके हाथ में नोटबुक होती है। स्टिल पेरेंट जो है उन्हें पता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, पेरेंट जो हैं उनके कारण उसके बाद कई बार गुस्सा कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे को बुरा लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपस में क्लैशेस होते हैं और जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता रहता है और ऑब्वियसली रिलेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम कहीं ना कहीं सोचें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल है या इसके लिए सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सिचुएशंस जो है लाइफ में आती हैं, जाती हैं और चेंज होती रहती हैं, पर ये हम हैं जिसको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सिचुएशंस हमें चेंज नहीं करती है, हम सिचुएशन को चेंज करने के कैपेबल होते हैं। सिचुएशन कई बार लाइफ में ऐसी आती है जो हमारे कहते हैं ये सिचुएशन है इसके कारण मैं ऐसा हो गया, नहीं, हमने अपने आप की थिंकिंग ऐसे रखी जिसके कारण हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। पर इफ ऐसे कि हम इतने पॉजिटिव माइंड है कि सिचुएशन कुछ भी है हमें वो चीज़ में वैसे ही रहना है, तो कभी आपकी वो चीज़ को इफेक्ट नहीं कर सकती। इफ़ ऐसे कि आई एम ए ट्यूटर और कोरोना टाइम पे जो है ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आई हैव स्टार्टेड अनदर ऑप्शन कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन है और उसके बाद से मैंने पढ़ाया। तो अगर मैं बोलूँ नहीं सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ाना अच्छा लगता, मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊँगी, तो शायद मैं उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मिंगल नहीं कर पाती, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने वो किया। तो सेम थिंग जो है लाइफ में हमारे चीज़ें आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जो हम करना नहीं चाहते, स्टिल वी हैव टू डू इट, और वही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है। अगर हम सोचें इसके बियॉन्ड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कहते हैं इधर खड्डा है उधर खाई है, कहीं भी तो हमें कूदना ही है। पर अगर हम बोले कि नहीं हम कुछ भी वहीं रहेंगे और हमें कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज़ जो है दोनों पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में मैटर करती है। अगर बच्चा बोले अगर हम नहीं बदलेंगे आप हमारे हिसाब से बदलो, पेरेंट कहता है हम नहीं बदलेंगे, हम तो पेरेंट है, आप हमारे हिसाब से बदलिए, तो इसी लड़ाई खींचतान में जो है बच्चा भी परेशान रहता है और पेरेंट भी परेशान। तो इफ आई से कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए थोड़ा बच्चा उस चीज़ को समझे, थोड़ा पेरेंट उस चीज़ को समझे। अगर आज मेरा बच्चा पढ़ाई से दूर जा रहा है तो मैं उसके लिए बच्चे को रिस्पॉन्सिबल नहीं, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल उठाऊंगी। पर मैं ये बोलूँगी सिचुएशन ही इसलिए ऐसी है, इसलिए मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो इसमें मेरी गलती है, मुझे उस बच्चे को अपने को समझाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, तो हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है, हमें उसके साथ ऐसे कॉप अप करना है। बट इफ आई से कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, तो सारी गलती जो है उस बच्चे की है, सारी गलती उस सिचुएशन की, तो देन आई एम रॉन्ग। मैं उसके साथ अपने बच्चे के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रही और मैं
दूसरों के अपने एक पेरेंटिंग के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रही, जहाँ पे मैं हर चीज़ दूसरों पे ब्लेम कर रही हूँ कि उसकी वजह से मेरा बच्चा ऐसे हो गया। सही यही बात आती है। डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट की हर बात मानता है, कई है जो नहीं मानते, पर वो बच्चा जब दूसरों के साथ रहता है तो पेरेंट को एक डर होता है कि मेरा बच्चा उसके साथ रहकर जो है वो गलत बन जाएगा। नहीं, वो बच्चा उसके साथ गलत नहीं बन जाएगा, बच्चा उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना सीखेगा। वही मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी चीज़ को, किसी छोटे बच्चे को अगर बोला जाता है वो चीज़ टच मत करो, मत करो, मत करो, वो बच्चा सबसे पहले वही काम करेगा। यही बात बच्चों में होती है। हम बच्चों को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मना करते हैं, बच्चा वो चीज़ सबसे पहले करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जानना चाहता है कि उस चीज़ में ऐसा क्या है जो उसको मना किया जा रहा है, और उसमें उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। पर अगर हम यही चीज़ बताएं बच्चे को कि बच्चा कि आप ऐसे करोगे तो आपके साथ ऐसे हो जाएगा, वो बच्चा आपको गलत चीज़ें दिखा रहा है या गलत चीज़ें आपको कहीं और ऐसी सिचुएशन में लेना चाहता है जो आपको के लिए अच्छी नहीं है, तो अगर हम फेस टू फेस उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद उस चीज़ को समझेगा। पर अगर मैं बोलूँ नहीं, आपने इफ़ आई से कि फ्रिज में कुछ ऐसा है, इफ़ योर हस्बैंड इज़ टेकिंग अ ड्रिंक, और उसमें आप बच्चे को बोलोगे आप फ्रिज मत खोलना, फ्रिज मत खोलना, बस फ्रिज मत खोलना, फ्रिज मत खोलना, पर बच्चा कहीं ना कहीं देखेगा आप किचन में हैं या आप कहीं और, सबसे पहले बेटा जो है वो फ्रिज, आपका बच्चा जो है फ्रिज खोलेगा। पर इफ आई से दैट द ड्रिंक इज फॉर योर फादर, ये जो है बड़ों के लिए होते हैं, आप अभी इस सिचुएशन में नहीं हो, आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और ये चीज़ बच्चों के लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, तो ये आप कहीं ना कहीं जो है बच्चा उस चीज़ को समझेगा, यस मेरे फादर ले रहे हैं और मुझे वो ड्रिंक नहीं लेनी क्योंकि मैं अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, ऑब्वियसली ये जो दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो कहीं ना कोई चीज़ को अपने दिल में डालेगा। तो मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ गलत है वो बच्चे को समझाया ही जाए कि वो गलत क्यों है। इफ़ द वी आर गेटिंग पीरियड्स, इफ़ द गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड्स, और बच्चे को बोलो कि वो ऐड आ रही है, आप अपने आप को फेस हाइड कर लो कि नहीं वो पीरियड्स हैं, और वो यार इट्स अ थिंग टू ऑल द लेडीज़, ये चीज़ हैपन होती है तो सबके लिए होती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स, और ये ऑब्वियसली नेचर ने चीज़ें बनाई हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पर अगर वही बात मैं अपने बच्चे से शेयर ना करूँ और मैं बोलूँ आप मत समझो यार, कोई और किसी के सामने मैं बात करूँ, कोई और लेडी जो बोले कि आप अपने बेटे से ऐसी बातें भी कर लेते हो, क्यों नहीं यार, वो भी तो उस चीज़ को कभी लाइफ में फेस करेगा, उसको समझ में आनी चाहिए। अभी पहले वो सब बाद में समझेगा, तो अभी क्यों नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम सोचें कि इफ़ लाइफ में हर चीज़ जो है उसका एक टाइम पीरियड है, नहीं टाइम जो चीज़ सामने आ जाए उसको तब फेस करना सीखिए। हमने कभी नहीं सोचा था ये कोरोना पैंडमिक होगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा चीज़ों के कारण, जिससे हमारे बच्चों की लाइफ, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की जो नॉर्मेलिटी लाइफ जो जी रहे थे वो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर हम हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं तो हम क्यों ना उसको फेस करें। हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि नहीं आगे टाइम होगा सब ठीक होगा। अब नॉर्मली बात चलती है स्कूल खुलने की, नहीं जब सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हमने नहीं करना, सिचुएशन नहीं करेगी, वो सिचुएशन अपने आप नहीं हो जाएगी, वो चीज़ों को हमने करना पड़ेगा तभी वो चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो नॉर्मल करने के लिए मैं अकेले, बच्चा अकेले, ये सब नहीं, हम सबको इकट्ठे उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। लाइफ में जैसे बोला जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों एक व्हील, जैसे कार के व्हील होते हैं जो तभी बैलेंस होंगी तभी वो गाड़ी चलेगी। तो उसमें एक बच्चा भी हमारी चीज़ है जिसको हम उसी तरीके से हैंडल करें जैसे हम बाकी सबको करते हैं। हम बच्चे को बच्चे की तरह पैम्परिंग करते हैं। कई बार जो होता है कि नहीं ये तो बच्चा है, बच्चा, वो बच्चे को उस सिचुएशन में हैंडल करने की आदत डालनी चाहिए। हम कहते हैं हमारा बच्चा 12 तक पढ़ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अगर आप उसकी हेल्प तो कर रहे हैं पर आप उसको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे वो खुद कुछ अकेले करने की सोचेगा तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इतना एक डर होगा, एक झिझक होगी, क्योंकि हर टाइम आपके साथ, आप उनके साथ रहते हैं, पर जिस टाइम वो कॉलेज जाएगा उसको ये नहीं पता होगा मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे समझना है। पर हम वे बोलते नहीं आपको करना है, और जिस दिन बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाया तो हम उसको फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो ये छोटी अगर बात लेके सोचा जाए कि अगर हम कैसे हम अपने आप को सिचुएशन में उसमें चेंज कर सके, कैसे अपने बच्चे को उस सिचुएशन से निकाल सके। जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारा बच्चा बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा, कॉपीज़ मेंटेन नहीं कर रहा। कभी बोला है हमने पेरेंट्स ने कि आओ चलो आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं कर रहा ना, जिस दिन स्कूल जाएंगे उस दिन वो मेंटेन कर लेगा, कॉपी चेक कर लेगा, टीचर दिखा देगा, मैं आपकी कॉपीज़ में नोट डाउन कर दूँगी। हम कहते हैं नहीं बच्चे, अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है आपको ऑनलाइन क्लासेस में, आप लीजिए, थोड़ी कम कीजिए, टीचर से बात कीजिए,
कि प्लीज़ आप थोड़ी क्लासेस जो है टाइमिंग्स कम कीजिए, क्योंकि बच्चे का उसके आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर टीचर्स भी अपनी जगह सही है, वो कहती हैं गेम खेलते हुए बच्चे को आइज़ में इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए इफेक्ट पड़ता है। तो ये ब्लेम जो हम खेलते हैं, ये सिर्फ एक इफ़ेक्ट किसको कर रहा है, एक बच्चे की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मेरे ये इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो गैप बढ़ता जा रहा है ये जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप जो है वो दिन पर दिन पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम होता था जहाँ हर चीज़ जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहता था और करता भी था, क्योंकि उसको ये चीज़ें नॉर्मल लगती नहीं थी, कुछ अलग सा लगता था, वो पूछता था। पर आज के टाइम में बच्चे को कुछ गलत लगता है, कुछ भी बात होती है, वो सबसे पहले उसे गूगल करेगा ऐसा क्यों होता है। अगर वो किसी से उसको बात करना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि वो मुझे अच्छा लगता है या वो मुझे अच्छी लगती है, पर ये बात कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। वो बातें उनको लगता है और उसे खुद उनको समझ में आएगा इट्स जस्ट इन्फैचुएशन और समथिंग, वो अपने आप उस चीज़ की एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पर जब अगर हम देखें लास्ट 10 to 15 ईयर्स, वो चीज़ पहले सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता था, थिंग्स जो थी बिल्कुल नॉर्मल होती थी। आज के टाइम पे एक दोस्ती प्यार सब कुछ जो एक फॉर्मेलिटी टाइप रह गई, जहाँ पे बंदा ये नहीं सोचता कि मेरे को उसके साथ कैसे रहना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। हम ये सोचते सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो जैसे हमारे साथ बिहेव करेगा हम भी उसके साथ बिहेव करेंगे। तो मेरी जो थिंकिंग है रिगार्डिंग, जो हम लोग ही हैं जो उस सिचुएशन को समझ सकते हैं एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चे के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ बच्चा हमें अपना फ्रेंड समझे, हमें अपना दुश्मन ना समझे। क्योंकि जहाँ दुश्मन समझा जाएगा वहाँ हमेशा हर चीज़ को छुपाया जाएगा, और जहाँ दोस्त समझा जाएगा तो सबसे पहले उस चीज़ को आपको बताया जाएगा। अगर मैं बोलूँ, मैं अपने बेटे को, जो मेरी ग्रोइंग एज में है, जो बढ़ रहा है उम्र में, उसकी जो है चेंजेस आते हैं, जहाँ पे उसमें मैच्योरिटी आती है, जहाँ पे उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हर चीज़ को हमारे एक गुस्से को नफ़रत के तरीके से देखेगा, हमारी डांट को गलत तरीके से समझेगा, हमारे को समझाया जाएगा तो उसको हमेशा जजमेंटल फॉर्म में देखेगा। पर अगर हम उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करके हर चीज़ समझाएं कि नहीं ऐसा भी होता है, मैं तो ऐसे नहीं करती थी, आप भी ऐसे करते, अच्छा यार बढ़िया मैं भी ऐसे करती। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके हम चीज़ को ख़त्म करके उसको ये नहीं कह सकते वो चीज़ बच्चा सोचेगा नहीं, हाँ उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने में हमेशा हेल्प करेगा। इफ़ आई से कि माई लाइफ इज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही है, किसी की लाइफ जो है स्मूथली नहीं चलती, कहीं ना कहीं जो है सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर कोई अपने बिजनेस से परेशान है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है, कोई वर्क फ्रॉम होम करके परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपनी जॉइंट फैमिली में डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उससे परेशान है। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। जहाँ पे हमारी लाइफ में कंपैरिजन आता है, हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, यार उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, बस वो डिपेंड करता है हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई तो है जो उस प्रॉब्लम को बिल्कुल एक एग्जैगरेट करता है चीज़ को, जहाँ पे उसको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू मेरी लाइफ में ही है, और सामने वाला बिल्कुल आराम से रह रहा है। पर अगर मैं बोलूँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और वो एक तरीका है कैसे उसे सॉल्व किया जा रहा है, वो उस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका जो है वो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म नहीं कर देता, उसको कम करता है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स बच्चे आपस में डिस्प्यूट, क्लासेस के बारे में, ट्यूशन के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में। हमारा बच्चा आज के टाइम पे अगर इफ़ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स से कंप्लेन यही आती है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान क्या करें कैसे करें, हम तो बहुत डांटते हैं, कई बार मारते भी हैं। तो ये चीज़ें गलत है, आप बच्चे को मारिए मत। मैंने वही कहा कि इस सिचुएशन में सब घिरे हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था एक तूफान की तरह ये चीज़ आई है जो सबको साथ में लेके गई है, कोई ज़्यादा इसमें आ गया और कोई जो है कम इस चपेट में आ गया, पर ये सबको साथ में लेकर आया। पर वही कहते हैं हम कैसे उस चीज़ को मैनेज करें ताकि ये चीज़ें हमारी लाइफ से निकल तो नहीं सकती, कम हो सकती। क्योंकि हम वो सिचुएशन अगर बोले कि 2 साल पहले की आ जाएगी, वो नहीं अभी आएगी, उसको आने में टाइम लगेगा। पर हम उस सिचुएशन को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ आई से कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप चीटिंग कर लेना, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स ही तो हैं, थोड़ा उसको आपको आराम भी चाहिए। नहीं बच्चे, हम अब इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। पेरेंट्स बोलें कि अब आप जो है वैसे रेगुलर पढ़ना शुरू करो। 9th क्लास के बच्चों से अगर बोला जाए आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन करो, आप प्रैक्टिस करो, आप हर चीज़ को कंपैरिजन वे में मत देखो कि सामने वाला कैसे कर रहा है। और सबसे बड़ी बात पेरेंटिंग के लिए ये आती है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी गुड पेरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही सबसे ठीक है। इट्स माई थिंकिंग कि हम
अगर अपने बच्चे को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, जहाँ पे वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा फ्रेंड है, इससे हर छोटी छोटी बातें अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा हमें हर चीज़ बताए, तो बच्चा भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें भी सारी बातें शेयर करें। आप जो हैं इफ़ यू आर डूइंग वर्क एट होम, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो बच्चे से शेयर करें, आज पता है क्या हुआ, ये सब हुआ, कैसा लगा, ये मेरे को मैंने सही किया या नहीं, तो बच्चा भी समझेगा कि सामने वाला मुझे कुछ समझ रहा है, तभी वो मुझसे बात कर रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा तो हमें हर चीज़ बताए, बच्चा हमें सुबह से लेकर रात तक की कहानियाँ बताए, किससे बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो सब बताए, पर हम किसके साथ क्या कर रहे हैं वो हम ना बताएं। तो ये कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में एक थिंकिंग आती है कि क्यों मेरे से ही हर कुछ पूछा जा रहा है, हर चीज़ की क्वेश्चनिंग मुझसे क्यों होती है, क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनकी बेटी हूँ। और कल को उनके पेरेंट्स उनसे नहीं पूछते तो वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते थे। तो ये हमारी थिंकिंग है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि वी आर द पेरेंट, तो वी आर हैविंग everything, every control, we are having dominating nature, we can do anything with our children, but it's a wrong thinking। हम पेरेंट है, हम उनके दुश्मन नहीं हैं कि जहाँ पे उनको हमें गलत लगे वहीं उनको थप्पड़ मार दिया, जहाँ उनको हमें लगे हमारे हिसाब से नहीं कर रहे तो वहीं उनको डांटना शुरू कर दिया। अगर वो 10 बंदों के बीच में बैठे हैं, वो कुछ हमारी बात नहीं मान रहे तो वहीं उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। ये चीज़ें जो हैं बच्चों के मन में हमेशा एक गैप क्रिएट करती है पेरेंट्स की तरफ से, कि हम जो है पेरेंट्स हमें कहीं नहीं समझते और हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं हमारे पेरेंट हमारी नहीं सुनते, बाकी के पेरेंट्स उनके बच्चों की सुनते हैं। ऐसा क्यों है? कि आप तो, जैसे मुझे कई बार बोला था कि आप तो अपने बच्चे की सब बात सुनते हो, आप उनको ऐसे करते हो, आपकी तरह हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं है। सब पेरेंट ऐसे होते हैं, बस एक हमारी थोड़ी थिंकिंग जो है और हम उसको ब्रॉड माइंडेड करें तो ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ बच्चा झूठ बोलना सीखता है, जहाँ बच्चा गलत काम करना सीखता है, वो गलती उस बच्चे की स्टार्टिंग गलती बच्चे की नहीं है, वो गलती हमारी है जहाँ हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, ऑब्वियसली मोबाइल है तो उसमें 10 चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा देखे, पर उसके सामने वो चीज़ें आएंगी। तब भी अगर हम बोले, अगर वो अचानक से वीडियो चल जाती है, ऐसा कुछ गलत चीज़ हो जाती है, हम बच्चे को डांटते हैं। पर हमने कई बच्चे को ये समझाया है कि आप ये देख रहे बेटा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जहाँ ये आपने चीज़ समझाई बच्चे को, तो उसको कहीं ना लगेगा हाँ मेरी मम्मा मेरे पापा मुझे समझ तो रहे हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझ के किया है। पर अगर आप बार बार उनके फ़ोन चेक करेंगे, बार बार ये चीज़ें करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ करना भी नहीं चाहेंगे, वो सबसे पहले वो चीज़ करेंगे। तो एक हम ही हैं जो अपने बच्चे को उस रास्ते से ठीक लेके जा सकते हैं, और उसी रास्ते से अगर गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो निकाल सकते हैं। हम ये कह के उनको मारना पीटना, उनके साथ उनके फ़ोन ले लेना, क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर देखें फॉरेन कंट्रीज़ में भी सब बच्चों के पास जो है फ़ोन है, मोबाइल से एवरीथिंग है। वो ये इंटरनेट ये सब गलत चीज़ नहीं है, ये गलत तब हो जाती है जब हमारा उसका यूसेज जो है गलत हो जाता है। इफ़ आई एम हैविंग मोबाइल और मैं उसके कारण जो है उसके कारण मैं अपनी बाकी चीज़ें नहीं कर रही हूँ और सिर्फ मोबाइल पे लगी हूँ, तो मैं मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ कर रही हूँ। पर अगर मैं मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज़ करती हूँ कि मेरा एक टाइम है जहाँ पे मुझे यूज़ करना है, उसके बियॉन्ड मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे पहले मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और बाद में ये चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वो मोबाइल मेरे को क्या किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसी चीज़ आती है पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई में अगर बैलेंस बना के रखूँ तो मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है बच्चों के लिए। हम बच्चों को ये चीज़ तो बोल देते हैं कि आपने पढ़ना है 9th-10th क्लास में, आप इंजीनियर बन जाओगे तो ये करोगे। हमें बात करनी चाहिए बच्चे के इंटरेस्ट की, बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है बच्चे को वो करने देना चाहिए। हमें वही नहीं देखना चाहिए एक इंजीनियर जो है 50% लाकर और एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो है 95% लाके। इफ़ आई से विच वन इज़ बेटर, आई विल से द स्टूडेंट हु इज़ गेटिंग 95% मार्क्स। क्यों? मैंने परसेंटेज के बेस पे नहीं बोला, मैंने उनकी नॉलेज के बेस पे बोला। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो बिखरते हुए देखा और बहुत से बच्चों को अपनी इच्छाओं के कारण उभरते हुए देखा है। तो ये बच्चे ही हैं जो एक भविष्य बनाते हैं। उस भविष्य में हमें पेरेंट को एज अ अड़चन नहीं बननी चाहिए। मैंने पीछे भी कहा था, मुझसे पेरेंट ने एक बार कहा था कि ये मेरे बच्चे को, वो 3rd क्लास का बच्चा, मेरे बच्चे को 17 का टेबल नहीं आता। मैंने बस एक नॉर्मली बात पूछी थी, आपको आता है क्या? तो द पेरेंट द फादर बिल्कुल क्वाइट। तो हम कैसे किसी बच्चे से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमने कभी लाइफ में नहीं की। हमने चाहे 50% मार्क्स लेकर आए हों, पर हमारे बच्चे 90% लाने चाहिए। आपने कभी अपने बच्चे से शेयर की है बात की एक टाइम पे जैसे तुम पढ़ते थे तुम्हारी डांट पीटती थी, ऐसे हमें भी डांट पीटती थी। हम बस अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारे टाइम पे हम 12-12 घंटे पढ़ते थे, तुम्हारे टाइम पे हमें सुध-बुध नहीं होती थी। कभी आपके 100 में से 50 मार्क्स या 48 आएंगे, वो हम कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम ये सोचते हैं बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। पर हम अच्छी अच्छी बातें बता के बच्चा सोचता है यार
मेरे पेरेंट इतने अच्छे थे, इतने इंटेलिजेंट थे और इतने इंटेलिजेंट थे, तो वो लाइफ में कुछ अचीव इतना नहीं कर पाए जितना वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक छोटी सी, मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रही, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली हर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो जो लाइफ में नहीं कर पाए उनका बच्चा उससे भी 10 कदम आगे बढ़े, पर एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उस चीज़ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाऊँ और मैं बोलूँ मेरा बच्चा जो है वो नासा में पहुँच जाए, साइंटिस्ट है, सबसे पहले मैं पूछूंगी बेटा तेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं। मेरा बच्चा बोले मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मैं उसको चीज़ ज़बरदस्ती क्यों करवाऊँगी। और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट नॉन मेड में है या उसका ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसको ज़बरदस्ती में कॉमर्स क्यों दिलवाऊँगी। तो हम क्यों अपने साथ अपना कंपैरिजन अपने बच्चों के साथ करते हैं, और कई बार हम कंपैरिजन में कभी बच्चे को लो नहीं लाते अपने से, हमेशा अपने से ऊपर ही देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा फिर कल को होता है, इसका मतलब हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग में कहीं गलती होगी जो वो हम ठीक नहीं निकले, या हमारी पेरेंटिंग में गलती है जो हमारे बच्चे ऐसे निकले। तो ऑब्वियसली गलती किसी पेरेंटिंग की नहीं होती, गलती जो होती है हमारी सोच की होती है। हम वो सोचना चाहते हैं, हम वही सोचते हैं, वही बोलते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। हम ये नहीं समझते सामने वाला क्या बोलना चाहता है, सामने वाला क्या समझना चाहता है। अगर सामने वाला हमसे कुछ अच्छा चाहता है, वो हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी उनसे अच्छा चाहते हैं, वो भी हमसे चाहते हैं, तो अच्छे का अच्छे से एंड होना चाहिए, अच्छे का गलत से एंड नहीं होना चाहिए कि हम तो वही चाहेंगे जो हम चाहते हैं, चाहे वो ठीक है तेरी लाइफ। क्योंकि देखो अगर हम ये सोचे कि एक हमारे सामने हमारा बच्चा है, बस वो हम पैदा इसलिए हुआ है क्योंकि बस अब उसका फ़र्ज़ हो गया कि ज़िंदगी भर उसने हमें संभालना है, नहीं यार, वो उसका फ़र्ज़ नहीं है, आपका भी फ़र्ज़ नहीं है। आपका ये फ़र्ज़ है बस कि बच्चे को देखो, अपना बच्चा स्टैंड हो जाएगा तो बच्चे का भी अपना एक रास्ता है। जहाँ हम बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कि तू ही हमारी ज़िंदगी की होप है, तेरे बिना आगे बस हमने अब ज़िंदगी, और तू हमारा एक एसेट बन गया, हमने तेरे पे पैसा लगाया, अब उसके बाद तू हमें कमा के पैसा दे। ये जो एक हमारा लालच है ना, कई बार ये चीज़ें हम पे बहुत गलत असर डालता है। बच्चे को अगर आप वो चीज़ें करने दोगे जो वो चाहता है, तो बच्चा एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा अच्छा फ्लाई कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जैसा हम चाहते हैं। तो लाइफ जो है वो कभी बैलेंस नहीं होती है, लाइफ का बैलेंस बनाना पड़ता है। हमें नहीं पता आने वाला टाइम कैसा होगा, हमें क्या पता सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो, तो हम कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। इफ़ ऐसे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा ही, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करेगा, बस खेलेगा ही। अगर हम चाहते हैं वो क्रिकेटर बन जाए, सारे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, मैं बोलूँ सारे इंदिरा नूई नहीं बन सकते, मैं बोलूँ सारे जो है पीटी उषा नहीं बन सकते। आपको कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन जो है हमेशा लाइफ में रिग्रेट लेकर आता है, कभी लाइफ में खुशियाँ नहीं लेकर। पर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है हम उससे ही खुश रहें, तो हमेशा हम वो चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल वे में कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो छोटी छोटी खुशियाँ लेकर एक बड़ी खुशी बनती हैं, पर अगर हम छोटे छोटे दुख कर लेंगे तो एक एक जो है दुखों का समंदर बन जाएगा जिससे हम कभी वो निकल नहीं पाएंगे। तो हमारा एक लाइफ में एम होना चाहिए कि हम एक फोकस होना चाहिए। बच्चे का फोकस अगर पढ़ाई में है, वो किस तरफ फोकस है। अगर उसका स्टडीज़ में, कोई बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है पर उसका डांस में, उसका म्यूजिक में बहुत अच्छा, तो लेट देम, उसको वहाँ जाने दो, उसको कुछ करने दो। उसके लाइफ में ये रिग्रेट तो नहीं होगा मुझे करने नहीं दिया गया, जो मैं चाहता था वो करवाया गया, जो आपने बोला और मैं इसके कारण मैं लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाया। कहीं उसको ठोकर तो खाने दो, क्या पता बच्चा उस चीज़ से समझ जाए कि शायद ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स के बीच में, जो एक लव है उन दोनों के बीच में, वो ख़त्म करने वाले सिचुएशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेवार हम हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझें कि ये चीज़ें हम ही ख़त्म कर सकते हैं, तो शायद जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो कम हो जाएंगी, और बच्चे का जो माइंड है और ज़्यादा डेवलप करेगा और वो फोकस रहेगा और हमेशा वो कुछ अच्छा ही सोचेगा, वो कभी पेरेंट्स के लिए गलत भी नहीं सोचेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो अगेन। Hello everyone, I am Shalu Mehta from Samarth Academy. Today my topic is on we should never give up. हम आज के टाइम पे, या हम देखते हैं कई बार जो होते हैं बच्चे पढ़ते हैं, बहुत एफ़र्ट्स करते हैं और बहुत कुछ क्योंकि लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पर कई बार उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो जाता है जब वो क्या करते हैं, एक टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं। तो आज ये नॉर्मल वीडियो जो मैं बनाना चाहती हूँ, जो इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि वी शुड नेवर गिव अप। लाइफ में हम नहीं कहते सिर्फ बच्चों की लाइफ में ये स्टेजेस आती हैं, कई बार बड़े
कई बार हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है सिचुएशन जहाँ वो क्या करते हैं कि एक टाइम पे सब होप छोड़ देते हैं। सब ऐसा एक टाइम आता है जब वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, और वो कहते हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल एक अंधकार सा छा जाता है और समझते हैं कि बस इसके आगे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक नॉर्मल मैं अपना एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं कहूँगी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था समर्थ अकेडमी का, अभी उसको एक साल भी नहीं हुआ है। तो जब स्टार्टिंग में किया था और मैंने जब अपनी वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट आई सेड मैसेजेस टू ऑल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो बहुतों ने कहा था कि ऐसी वीडियोस कौन देखता है जहाँ पर बस आप पढ़ा रहे हो या किसी से कुछ नॉर्मल एक अपनी बात शेयर कर रहे हो। अगर हाँ इसमें कुछ डिफरेंट होता, मसाला टाइप होता, अगर आप थोड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते, तो हाँ ये वीडियो शायद आपका वायरल हो सकता है। तो अगर मैं यही बोलूँ कि हाँ मुझे उनकी बातें समझ जानी चाहिए थी और यही कहना चाहिए था, हाँ मुझे कुछ ऐसा कंटेंट डालना चाहिए था जहाँ पे लोग उसके मज़े ले सकें, उस चीज़ को समझ सकें, तो शायद मैं उस चीज़ पे फोकस करती और मैं वो चीज़ें डालती तो शायद वो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा वायरल भी हो चुका था। पर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है वो मैं अपनी ख़त्म कर चुकी होती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे जो हम देखते हैं उसमें कंटेंट क्या है। पर आज के टाइम पे लोग जो होते हैं वो आपके फ़नी वीडियोस देखना चाहते हैं, वेयर यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स विद यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज, और पेरेंट्स बच्चे जो उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, उस चीज़ को बार बार देखते हैं। पर जहाँ पे मैं गलत तरीके यूज़ करूँ एक वीडियो वायरल करने के, जहाँ पे मैं कुछ भी कर रही हूँ बस टू मेक माई वीडियो वायरल, तो इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट यूजिंग माई प्रोफेशनलिज्म। मैं जो है अपना प्रोफेशन जो है, मेरा एजुकेशन जो है प्रोफेशन, मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? मैं एक जस्ट टू मेक माई वीडियो वायरल हो जाए, मैं एक लाइफ में बस अपना नेम अचीव करने के लिए। पर वो जो नेम अचीव होगा वो मेरा शायद अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। आज मैं कहती हूँ मैं इतना ज़्यादा मेरा नाम नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे को इतने लोग नहीं जानते, मेरा वीडियो जो है सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, पर स्टिल आई एम सेटिस्फाई कि मैंने अपना कंटेंट जो है एक कांस्टेंट कंटेंट रखा है, जहाँ मैं बच्चों को कुछ नई चीज़, जहाँ पे मैं हर बार कुछ एक नई चीज़ लेके आती हूँ और लोग जो है उस चीज़ को सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ ये नहीं कि सारे लोग मेरी बातें सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं वो सुन के कहीं ना कहीं ये फील तो करते कि सामने वाले ने कुछ बताया। आई एम लिटिल बिट सेटिस्फाइड, आई एम लिटिल बिट ऑनर्ड डैट कि मेरी बात को सुना जा रहा है। जब कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि आपने वीडियो डाला इसमें कंटेंट बहुत अच्छा था, तो इट गिव्स मी अ सेटिस्फेक्शन कि मैंने एक अच्छी चीज़ डाली जो पेरेंट ने अप्रिशिएट की है, कुछ अच्छी चीज़ डाली जो बच्चों ने समझी है। पर अगर मैं वही गलत चीज़ें करूँ, गलत चीज़ें बहुत दुनिया डाल रही है, उससे वीडियो उनके वायरल भी हो रहे हैं, नाम भी हो रहे हैं, पर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक उनका जो एक नाम, गुडविल इन द फेम इन नॉट इन द पॉजिटिव वे, वो गुडविल एक नेगेटिव वे में है, जहाँ पे उसको उस तरीके से समझा जा रहा है कि ये बंदा तो वीडियो डालता है तो ऑब्वियसली इसकी वीडियो में अब्यूसिव लैंग्वेज या डिफरेंट कंटेंट्स होंगे जो अच्छे नहीं है। स्टिल वो हम देख लेते हैं क्योंकि हमें तो टाइम पास करना है। आई एम नॉट मेकिंग माई वीडियोज़ टू गेटिंग टाइम पास, यहाँ पे टाइम पास किया जाए। मैं वीडियो शेयर करती हूँ जो मेरे दिल में बातें होती हैं, जो अपने व्यूज़ देने होते हैं, मैं रिगार्डिंग उसके वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल के थ्रू जो है डालती हूँ, जहाँ पे मेरे कुछ मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, कुछ मेरे अपने जो है पर्सनल व्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द व्यूज़, रिगार्डिंग द थिंकिंग्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो आज मैं ये टॉपिक जो है नेवर गिव अप, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब कभी भी पढ़ते हैं, कई बार चीज़ देखते हैं, वो उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है ऐसे नहीं करो वैसे करो तो चीज़ जल्दी हो जाएगी, वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। पर वो एक राई का जो पहाड़ बन जाता है, उसको रेत का पहाड़ अगर मैं बोलूँ तो वो गिरने में देर नहीं लगती। कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर एक रैबिट और एक टॉर्टोइस के बीच में रेस हुई थी, रैबिट बहुत फास्ट था, स्टिल उसमें एक अपने पे एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि आई विल विन द रेस, और टॉर्टोइस तो हमेशा हारेगा क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है, बस स्लोली उसने उस रेस को विन किया। तो अगर ये स्टोरीज़ अगर हमें कोई मोरल नहीं देती, कोई हमारा मोरल सपोर्ट नहीं बना पाती, तो हम उस चीज़ से क्या समझते हैं? हम बस यही चीज़ते हैं कि लाइफ जो है दौड़ रही है, हमें दौड़ना है और हम दौड़ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ दौड़ रहे हैं। तो मैं इस दौड़ में, ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहती। मैं दौड़ में शामिल होना चाहती हूँ कि हाँ, जहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ से जो है वो चीज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ा रही हूँ, वो थिंकिंग एक ना एक दिन कहीं मेरी आगे सुनी जाएगी, चाहे वो थोड़ी धीरे होगी, कोई बात नहीं। आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर इट, आई एम ऑलवेज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ये चीज़ें जो होंगी धीरे धीरे अप्रिशिएट किए जाएंगी। ये चीज़
सेम थिंग मैं अप्लाई करती हूँ बच्चों से। अगर बच्चे कहते हैं, अगर इफ़ आई एम डूइंग वन चैप्टर, वो चैप्टर के सॉल्यूशन नहीं निकल रहे, नेवर गिव अप, ट्राई टू ट्राई, डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। जब तक वो चीज़ लगता है कि एक टाइम क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास। मैं जब 9th क्लास में थी, ऑब्वियसली 9th क्लास में जब मैथ्स आ जाता है, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं भी उस सिचुएशन में थी जहाँ मैं क्वेश्चंस करती थी, कई बार मुझे क्वेश्चंस नहीं होते, पर एक बार मैंने कोशिश की, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया फॉर्मूलेज ना रट्टा मार लो और ऐसे करके समझो तो वो जल्दी हो जाएगा। आई ट्राइड बट आई गॉट वेरी लेस मार्क्स। मैं बहुत रोई थी कि क्या होगा, मेरे से मैथ्स नहीं हो रही। देन माई ब्रदर, मेरे भाई ने मुझे समझाया, मुझे भाई ने पढ़ाया कि मैथ्स ऐसे नहीं होती, रट्टे मार के नहीं होती, मैथ्स जो है प्रैक्टिस करके होती है। उसके बाद आई हैव नेवर गिव अप। मैंने उसके बाद कभी मैथ्स, इवन आई से कोई भी सब्जेक्ट में गिव अप नहीं किया। अगर मुझसे नहीं हो रहा, आई अगेन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इट। तो मैंने वो चीज़ को बार बार किया और एक टाइम आया जब मैथ्स मेरा फिर से फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। आई वॉज वेरी गुड इन प्रैक्टिकल एंड आफ्टर दैट आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन 11th एंड 12th क्लास एंड इवन इन 10th क्लास। तो ये चीज़ें क्या मैटर करती हैं, ये चीज़ें ये नहीं कह रही कि मैंने कोई, आई एम नॉट हेयर टू गिव यू एनी शिक्षा रिगार्डिंग इट। मैं बस एक कह रही हूँ कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हम जब सामने वाले को देखते हैं, हम कहते हैं यार वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, यार उसमें तो बचपन से ही इंटेलिजेंट होगा, उसको कहने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंट हुआ नहीं है, उसका जो है थिंकिंग क्राइटेरिया कुछ और है हमसे, जिसमें वो क्या कहता है, वो पढ़ता भी है, वो समझता भी है, वो प्रैक्टिस भी करता है, इसके कारण वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो अगर हम यही सोचें कि हमने बस एक बार कर लिया और उसके बाद हमसे नहीं हो रहा। 10th क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं और कई कहते हैं हमने टॉप करना है, कई कहते हैं हम पास हो जाए मोर देन इनफ, और कई कहते हैं हमारे आ जाए, हमें एक्सट्रीम लेनी है, हमारे पास यही ऑप्शन है। तो हम ये नहीं कहते सब्जेक्ट डिफरेंट है, उनकी बच्चों की थिंकिंग डिफरेंट है। अगर वही थिंकिंग लेके चले डैट आई हैव टू वर्क हार्ड ताकि मेरे एक अच्छे मार्क्स आएँ, ताकि मैं एक अपने रिगार्ड पे जो है एक नई स्ट्रीम ले सकूँ। ये नहीं कि मेरे परसेंटेज के बिहाफ पे मुझे स्ट्रीम दी जाए, मैं हर चीज़ में आगे रहूँ, ना कि कोई मेरे आगे आके मुझसे क्वेश्चन पूछे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम डूइंग वर्क, तो कोई आई एम नॉट टेलिंग कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं कहूँ सामने वाले का स्टेटस क्या है, मेरे साथ काम करने का है या नहीं। तो इतना अगर हम कॉन्फिडेंस रखें, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज़ कॉन्फिडेंस जो अगर हम अपने दिल में रखें तो हम हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, हर चीज़ अगर हम कहें तो। क्योंकि इफ़ इट सेड कि जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है उसके आगे एम ही लगते हैं, उसको इम्पॉसिबल बनाता है। अगर हम वही वर्ड हटा दें तो वो पॉसिबल बन जाता है। तो लाइफ में इतने एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जहाँ पे हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, पर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उसके वो बातें अपने दिमाग में बिठाना ही नहीं चाहते। इफ़ आई से कि मैं और बोलूँ लाइफ में मैं वो करना चाहती थी, मैं ये इफ़ एंड बट जो हमारी लाइफ में आ जाता है ये एक डिफरेंट स्टेज क्रिएट कर देता है। पर अगर मैं बोलूँ मुझे लाइफ में वही अचीव करना है जो मेरा फोकस है, तो ऑब्वियसली मैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं 90 या 100% उसको अचीव करूँगी, बस स्टिल अबव 80% तो मैं उसको अचीव करके ही रहूँगी। शायद मैं उतनी अच्छी तरह से अचीव ना कर पाऊँ, पर मैं कहीं ना कहीं तो उस चीज़ में रहूँगी और मुझे एक अंदर से खुशी रहेगी, जो मैंने सोचा था वो मैंने पाया, चाहे ज़रूरी नहीं 100% पाया। अगर मैं बोलूँ बचपन से मैं चाहती थी मैं टीचर बनूँ और मैं टीचर बनूँ। ऑब्वियसली आई हैव क्लियर्ड ऑल द माई एग्ज़ाम्स ऑफ रिगार्डिंग BEd CTET, हर चीज़ क्लियर किया, बट स्टिल मेरे को कोचिंग देना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और ये इट्स माई पैशन, तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और आई एम एंजॉइंग इट। तो मुझे फेडअप नहीं होता यार मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सब कुछ। मेरे मन में एक प्यास थी किसी चीज़ की कि आई हैव टू गॉट इट, और वो मुझे मिला है। अब वो इतना ज़्यादा नहीं मिला, इतना नहीं मिला, वो तो आपका नज़रिया, आप उसको किस लेवल पे रखते हो। आई एम सेड कि मेरा एक लेवल था और मैंने उसको अचीव किया और शायद मैं अपनी एफर्ट से उसको और अचीव कर सकती हूँ। तो ये मेरी एबिलिटी है जो मैं खुद पे चेक कर रही हूँ। मैं सामने वाले की थिंकिंग के हिसाब से अपनी एबिलिटी को चेक नहीं करवा सकती। फिर से एनीबॉडी सेइंग कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, तो सामने वाले ने अगर गलत कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। ऑब्वियसली इसी कारण मेरे पास बच्चे आते हैं, पर मैं कहूँगी मैं सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ मेरे लिए गलत है। ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ पे एक ईगो दिखती है बंदे की। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि नेवर नेवर एवर गिव अप। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके ज़रूरी नहीं, आपके सामने एक थाली परोसी जाए, वो थाली भी तो आप में से खाना आपने अपने एफर्ट्स करके खाना है, आपको कोई खाना खिलाने नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, अगर हम हर चीज़ सोचे कि हमारी लाइफ में हर चीज़ बस हमने बैठ के, क्योंकि हम बोले सिर्फ हम बैठ जाएंगे, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हमें जो है बिना मेहनत किए हर चीज़ मिल जाएगी, तो पॉसिबल
नहीं है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करनी ही पड़ेगी। अगर एक छोटा सा चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को खाना खिलाएगी तो उसको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। एक शेर को अगर अपना पूरे दिन का गुजारा करना है तो उसको किसी का शिकार करना ही पड़ेगा। अगर हमें हमारे पेरेंट्स हमें सर्वाइवल के लिए हम करते हैं तो उनको बाहर जाके वर्क करना ही पड़ेगा। अगर हमें लाइफ में अचीव करना है तो हमें एफर्ट्स करनी ही पड़ेगी। जो सोचते हैं कि बिना कुछ किए हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाएं, वो कभी भी कुछ नहीं अचीव कर पाते। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो अगर हम सिर्फ ये बोलें कि मैंने ये किया वो किया ये सब किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं और जो रिजल्ट है वो सामने लोगों को दिखता है कि हमारी एफर्ट्स का रिजल्ट क्या है। हम अपने खुद ही आज के टाइम पे अपने वर्कर्स हैं, हम खुद ही अपने रेगुलेटर्स हैं, हम खुद ही अपने फैसिलिटेटर्स हैं और हम खुद ही जो हैं चेकर्स हैं, जो हम चेक कर रहे हैं कि हम किस लेवल पे हैं। ये हम नहीं कहा जाता किसी बंदे की सक्सेस जो है सामने वाले से। जो बंदा जितनी सीढ़ी चढ़ता रहता है सामने वाले उतने ही आपके लिए गलत बोलते हैं। अगर समझो कि सामने वाला आपको जितना गलत बोल रहा है, ऑब्वियसली आप जो है उस मुकाम पर बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जितना आप मुकाम पर बढ़ते जाते हैं आप लोगों का साथ जो है वो छूटता रहता है। तो हम अगर बोलें कि मैं अपने इमोशंस को अपने साथ रखूँगी, अपनी फैमिली को साथ रखूँगी, अपने रिलेटिव्स अपने सपोर्टर्स को साथ रखूँगी, पर मैं उस पोजीशन को भी कैप्चर करना चाहती हूँ, पर नहीं, आपको एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को हमेशा गिव अप करना पड़ता है। गिव अप हर चीज़ में आज के टाइम पे गिव अप। एक चीज़ को लेने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है, पर एफर्ट्स और मेहनत को कभी गिव अप मत कीजिए। गिव अप जो जिस बंदे ने कर दिया जिस बंदे ने गिव अप कर दिया उस बंदे ने अपनी लाइफ में बहुत से कहते हैं वो चीज़ें नहीं देख सकता जो उसको दिखनी चाहिए। अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो मैं शायद वो चीज़ें भी ना कर पाऊँ जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी होप छोड़ दी। तो एक छोटे से कंटेंट को अगर मैं फोकस करते लेती रहूं और मैं बोलती रहूं कि नहीं ये मेरा कंटेंट है और मैंने इसी पे फोकस करना है, शायद मैं उस चीज़ में और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ बन जाऊं और ज़्यादा जो है अपना नेम और फेम अर्न कर सकूं। पर इफ़ आई से कि आज मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, नहीं अब परसों वो करती हूँ, फिर ये करती हूँ, तो मैं किसी कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो वो चीज़ में मत फोकस कीजिए। हमेशा एक फोकस है कि इफ़ आई वांट टू बी हैव आई वांट टू, क्योंकि जो बच्चा 10th तक होता है वो सोचता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पढ़ना है। जो 10th में बच्चा आ जाता है उसको सोचता है कि मेरे को स्ट्रीम क्या लेनी है, उसके बेस पे मुझे एफर्ट्स करनी है। आप स्ट्रीम के बेस पे एफर्ट्स मत कीजिए, आप अपनी 100% एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि वही बच्चे हैं जो SRCC में बैठे हैं और वही बच्चे हैं जो किसी इवनिंग कॉलेज में बैठे हैं। कंपेरिजन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, देयर प्रैक्टिस। तो लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स आती हैं जब आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है। कई बच्चे इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपना, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ में एक मुकाम बना लिया कि हम यहाँ पर थे और वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि तुमने तो कहा था ऐसा होगा, तुम पे इतने पैसे लगा दिए गए, स्टिल तुम ऐसे हो, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। तो आप कभी अपना 100% मत छोड़िए, मत कीजिए कि मैंने तो कोशिश नहीं की। दिल में एक मलाल मत रखिए, आप ये कि मैंने तो कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, शायद मेरी कहीं ना कहीं गलती थी। उस गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने लाइफ में ये चीज़ नहीं अचीव की तो ऑब्वियसली सामने वाले की गलती नहीं है। मिरर देखिए, मिरर में पूछिए गलती कहाँ हुई है, वो गलती कहीं ना कहीं मेरे से हुई है। जहाँ बंदा ये अपने हर बंदा एक ऐसा होना चाहिए कि रात को मिरर में देखे और सोचे कि आज मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आज मुझसे कुछ गलत तो नहीं, आज मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। तो आंसर आपको अपने आप मिलेंगे। और जो बंदा मिरर में देख के अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं चोर है। हम एक नॉर्मल इंसान है जो हम सबको कहते रहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। वो हमारा दिल जानता है हमने किसी के साथ अच्छा किया है या नहीं किया, हमने किसी के साथ क्या गलत किया। तो अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत सबके अपने मैं गुणगान नहीं कर सकती, सामने वाला मेरी तारीफ़ करे, हाँ तब मैंने शायद कुछ 1% किसी के लिए कुछ किया होगा, शायद कहीं मैं अच्छी होंगी। पर अगर मैं अपने आप से नज़रें भी नहीं मिला पा रही शीशे में देख के, तो इसका मतलब मेरे में कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया है, इसके कारण मैं अपने आप को भी फेस नहीं कर पा रही। जो बंदा अपने को लाइफ में फेस नहीं कर पा रहा वो दूसरे को किसी को क्या फेस करेगा। तो वो जो झूठ फरेब ये चीज़ें हैं दिल में बिल्कुल निकाल कर एक नॉर्मल लाइफ अगर हम स्पेंड करें, जहाँ पे हम सोचें कि हम वही चीज़ें करना चाहते हैं जो हमारे दिल में है और वो चीज़ें हम बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कोई गलत इंटेंशन जो है मन में वो निकाल दिए, एक फोकस है उस पर फोकस किया, तो लाइफ में हमारी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर प्लानिंग वे में हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है
हमारी लाइफ अगर हम प्लान करें, बहुत डायनेमिक इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे वो चीज़ें हमारे बियॉन्ड आउट ऑफ कंट्रोल होती है और एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, क्योंकि इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। तो हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी सिचुएशन आती है, मुझे नहीं पता 2 महीने वाली बाद सिचुएशन क्या होगी। हम कहते हैं कोरोना अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल एंड स्टेज पर है, क्या पता फिर उसके मतलब कि नया वेरिएंट आ जाए और वो फिर एक ब्लास्ट बन के आए। तो वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग फ्यूचर, अबाउट फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर हम इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पाँव छोड़ दें और बिल्कुल बैठ जाएं कि पता नहीं कल को क्या होगा, जब होगा तब का तब देखा जाएगा। एक नॉर्मली वर्क करने वाला बंदा ये नहीं सोचता कि एंड ऑफ द मंथ में मैं काम करूंगा ताकि मुझे पूरे महीने की सैलरी मिल जाए। वो पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी एफर्ट करता है ताकि उसको सैलरी मिल सके, इवन उसको बोनस भी मिल सके। क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट्स किए हैं। एफर्ट्स किस लिए किए हैं? 2 वर्कर्स हैं, एक ने ज़्यादा किया काम, एक ने कम। ऑब्वियसली कंपनी किसको ज़्यादा बोनस देगी? इसने ज़्यादा काम किया। तो ऑब्वियसली आप जो हार्डशिप करते हो वो मैटर करती है, वो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ भी करती है। पर अगर बोलो कि मैं कुछ ना करूँ और मेरे को उसके बंदे के सामने जितने पैसा मिल जाए, जितना फेम मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस दूसरे बंदे ने शायद कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एफर्ट की है, कुछ ज़्यादा उसने नॉलेज मैटर तब भी कर रही है। 2 बंदे सेम नॉलेज के हैं पर एक बिल्कुल एफर्ट करके उस चीज़ को अचीव कर रहा है तो लाइफ में ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरा बंदा जो कर रहा है पर वो एक जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम पास। जहाँ बंदे में मैं आ जाती है, आपको हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं 12th क्लास में, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं FW टेलर के, जहाँ पे कहता है स्पिरिट डी कॉप्स, जहाँ पे बोला जाता है वी शुड ऑलवेज यूज़ वी इंस्टेड ऑफ आई, जहाँ पे हम बोलते हैं हमें आई, मैं, अरे ये मैं की जगह हम यूज़ कर ले तो वो चीज़ ज़्यादा की। इफ़ आई एम द ऑनर ऑफ एन अकेडमी और मैं बोलूँ सारी चीज़ें अकेडमी चल रही है मेरी वजह से, नहीं, अकेडमी चल रही है मेरे ऑब्वियसली बच्चों की वजह से, जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चे ना हो तो अकेडमी, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द पर्सन जिसकी वजह से अकेडमी जो है वर्क थ्रू कर रही है कि मैं अच्छी टीचर हूँ। वो बच्चे अच्छे हैं जिनकी वजह से अकेडमी में वो आए हैं और वो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। ऑब्वियसली उसी के कारण मेरी एकेडमी का नाम हुआ है। इफ़ आई से मेरे पास डांस क्लासेस के टीचर है तो मेरी एकेडमी नहीं है, वो डांस टीचर की वजह से वो बच्चे आ रहे हैं तो वो वर्क कर रहे हैं। इफ़ आई से आई हैविंग टीचर्स और मैं उसको लुक आफ्टर करी तो दे आर बिकॉज ऑफ टीचर्स माई एकेडमी इज़ वर्किंग। तो हर चीज़ में अगर मैं बोलूँ मैं तो वो चीज़ कभी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जो है लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर mentors, without their relatives, without their siblings लाइफ में अचीव नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसके मतलब ये नहीं कि मैंने अपने बलबूते पे अर्न किया। ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट रहा होगा, चाहे वो मेंटली सपोर्ट है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली सपोर्ट, ताकि आज मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ। हाँ, और यही सपोर्ट आगे रहेगा जिसमें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है और बाकियों का साथ है, जिसके कारण मैं लाइफ में और ज़्यादा अचीव करूँगी। ये मेरा टारगेट। मैं बोलूँ नहीं मैं कर चुकी हूँ और आई एम संतुष्ट, मैं इसके बियॉन्ड हो या ना हो मुझे पता नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं। एक जो भूख है वो कभी ज़िंदगी में बंदे की ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तभी वो लाइफ में बंदा ग्रो कर सकता है। जो बंदा थम गया, जो बैठ गया वो थम गया, वो वहीं रह गया। पर जो कहा जो बढ़ता चला गया वो बढ़ता चला गया, जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हम पास के रिग्रेट्स लेके बैठे रहें कि यार ऐसा हुआ था, जो भी हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ किसी के कारण भी हुआ था, वो चीज़ें छोड़ के हम आगे पे फोकस करें तो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम अब सोचते हैं। मैंने अब सोच लिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे करना ही है, तो मुझे करना ही है। अगर पर मैं सोचूं कि मेरी आज इतनी एज हो गई है और मैं बस थक गई हूँ, उसके बियॉन्ड तो इस टाइम पे तो सब जो है आराम करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं थम गई हूँ और मैं वो चीज़ को आगे करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने वो दिल में ही बात बिठा ली है कि मैं कर ही नहीं सकती और मेरे से हो ही नहीं सकता। लाइफ जो है एक ऐसा हमारा दायरा है जिसमें हम ही हैं उस चीज़ को कैसे करना चाहते हैं। उस दायरे में बंध के रहना चाहते हैं, उस दायरे से निकलना चाहते हैं। मैं बोलूँ मेरा दायरा यही है, मुझे यही करना है, पर बोलूँ मेरा दायरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे में इतनी नॉलेज है, इतने गट्स है, इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जो है मेरा माइंड में बैलेंस है कि मैं वो चीज़ को कर सकती हूँ। चाहे सामने वाला मेरे के लिए गलत सोच रहा है, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो सामने वाला जो मर्जी बोले मुझे वो मैटर नहीं करना चाहिए। लाइफ इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ इज़ फुल ऑफ वेव्स दैट इज़ अप एंड डाउन, जो कहते हैं आती रहती हैं। जो हम एक समुद्र में हैं जहाँ पे बिल्कुल साफ रास्ता भी होगा, जहाँ पे लहरें ऊंची नीचे भी आएंगी, हमारा तूफान भी आएगा, पर हमें कैसे पार करना है। एक तो मैं तूफान देख के वहीं पे धड़ाम हो जाऊँ,
या नहीं आने दो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन, या तो मैं जीऊँगी या तो मैं मरूँगी। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों को लेके चले तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ। मैं वही कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट रेगुलेटिंग योर लाइफ, कि मैं एक रेगुलेटर की तरह आपको बोलूँ कि आप ऐसा ही करके देखो। आप कहीं ना कहीं 1% जो मैंने आज जो भी बात की है, अगर आप उसको लगता है कि वो सोच के आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं 1% भी उसके लिए सही बोल रही हूँ, तो और वो चीज़ आप अपनी लाइफ में लाते हो, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि हाँ मैं किसी की लाइफ में को चेंज करने का एक ज़रिया बनी, जिसके कारण मैंने एक ऑब्वियसली सामने वाले के मन में एक होप लेकर आई, जिसमें सामने वाले में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और हुआ और वो चीज़ को करने का जज्बा और पैदा हुआ। तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता मेरे लिए व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरे लिए ये मैटर नहीं कर रहा किसने मेरे लिए ऐसे थम्स अप किया है, थम डाउन किया, मेरे को डिसलाइक, लाइक्स, इससे मेरे कमेंट से मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे इशू ये है कि हाँ सामने वाले ने जो भी मेरे पढ़ा, जो भी सुना मेरे बारे में, उसको कहीं ना कहीं मैं झूठ लगा तो वो ऑब्वियसली लिखेगी मैं झूठ बोल रही हूँ, और कहीं ना कहीं लगा हाँ आप सच कह रहे हो, जहाँ पे आपको आपकी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए एक होप है, तो वो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगी कि मैंने एक बंदे की ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत चेंज लाया है। आई एम होपफुली, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन कि हाँ, और आई विल वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैंने सामने वाले को कुछ समझाया और सामने वाले ने मेरी बात को समझा। क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, सुन के भी अनसुना कर सकता, पर मैंने अगर किसी की लाइफ में 1% भी चेंज लेकर आया तो डैट विल बी मेरे लिए एक बहुत अच्छी ऑब्लिगेशन होगी, और मैं चाहूँगी उस ऑब्लिगेशन को मैं बार बार फुलफिल करती रहूँ। तो इस वीडियो के थ्रू एक जस्ट लास्ट एक मेरा सेंटेंस है, नेवर एवर गिव योर एम्बिशंस, your views, your thoughts, that will be it will, I say not may, it will give you a better future and better life. Thank you and have a nice day, and please watch this video and share it if you want to share. Thank you so much. Hello everyone, I am Shalu Mehta from Samarth Academy. आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका ये टॉपिक है कि जब ये क्लासेस वगैरह कहा जा रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग द स्कूल्स ऑन ऑफलाइन बेसिस, तो हाउ द थिंकिंग, हाउ द न्यू क्राइटेरिया ऑफ द पेरेंट्स, न्यू क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दीज क्लासेस। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में दिखाया था कि स्कूल शुड बी ओपन, इससे पहले मैंने बोला स्कूल जो है वो जो क्लासेस जो होनी चाहिए, जो एग्जाम्स होने चाहिए वो ऑनलाइन मोड पे होने चाहिए। तो आज एक छोटे से टॉपिक है जो मैं देना चाहती हूँ, जिसमें जब अब स्कूल खुलने की बात आ रही है कि इवन कहा जा रहा है कि सेकेंडरी स्कूल्स ओपन होने चाहिए, प्राइमरी 6 to 8 भी क्लासेस जो हैं वो खुल जानी चाहिए। तो उसमें जो थिंकिंग है पेरेंट्स रिगार्डिंग फोबिया जो है रिगार्डिंग कोरोना, उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन है। सी आवर कंट्री जो है इज़ अ वाइड कंट्री जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन कल्चर के बेसिस पे थिंकिंग डिस्पैरिटीज़ हैं। स्टिल वी पीपल आर लिविंग इन सच अ कंट्री जहाँ पे हम लोग जो है एक ही सब मिलकर जो एक चीज़ पे फोकस करते हैं, यस वी आर लुकिंग फॉर आवर फ्यूचर, जहाँ पे हम लोग जो है अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, इवन हम अपने आस पड़ोस सबके लिए अच्छा सोचते हैं कि सब कुछ, क्योंकि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा मीन नहीं होता कि एज रिगार्ड टू अदर कंट्रीज़, अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर हम देखें आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन सच पीरियड की कोरोना जो है होते होते अब 2 साल हो गया, और आज के टाइम में जो वेरिएंट है उसमें थोड़ा डेविएशन आया है, जिसके कारण आज जो है स्टिल वी आर गोइंग आउट ऑफ द हाउसेज, कि जहाँ पे जो डर है कोरोना का थोड़ा कम हुआ है। अगर हम ये कहेंगे डर कम हुआ तो उसका मतलब क्या है कि सब कुछ चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जानी चाहिए। अगर हाँ नॉर्मल होती है तो उसमें जो है चीज़ें उस बेस पे ही नॉर्मल चाहिए जैसे पहले। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वाई नॉट स्कूल्स क्यों नहीं नॉर्मल हो रही है, स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे। इवन स्कूल्स मैनेजमेंट्स आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू कम टू आवर स्कूल्स, पर बच्चे जो हैं अभी भी पेरेंट्स में डर है कि वी डोंट वांट टू सेंड आवर चिल्ड्रन, क्योंकि अभी भी कोरोना है। सी पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि कोरोना है, कोरोना हमें वी हैव टू लिव इन न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल है जहाँ पे हमें उसके साथ जीना पड़ेगा। इवन सब जगह कहा तो गाइडलाइंस दी जाती हैं, इवन वी आर फॉलोइंग दैट गाइडलाइंस, बट नॉट इन द केस ऑफ स्कूल्स। हम जो चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम घूमने भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस हम बच्चे को अपनी स्कूल नहीं भेजेंगे। वी विल सी इट इन नेक्स्ट सेशन। आप खुद सोचिए, पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम ये 2 साल
हमारे बच्चे ने पढ़ाई उस तरीके से नहीं की जैसे वो करता था, उस सिचुएशन में नहीं की जैसे उस सिचुएशन में वो पढ़ता था, उस सिचुएशन में कॉपीज मेंटेन नहीं की जैसे वो पहले करता था, उस सिचुएशन में हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया जैसे हम पढ़ाते थे, वो प्रेशर हम पे नहीं था जैसे लिया जाता था, वो प्रेशर बच्चों पे अब नहीं है जैसे वो बियर करते थे। तो ये इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडीज़ पे हुआ है। अभी भी लास्ट लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा 98% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका जो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा है। वी पीपल जब एग्ज़ाम टाइम आता है, नॉट अब सितंबर टाइम पूरा गया, सितंबर टाइम इवन FA और SS का टाइम होता है जहाँ पे पूरा हाफ टर्म कहा जाता है जिसमें पूरे एग्जाम हुए और बच्चों के मन में कोई डर ही नहीं है, कोई एक प्रेशर ही नहीं कि yes we are having an exam और हमें उसके लिए लेट नाइट स्टडीज़ करनी है। इवन I am seeing the students of class 10th and 11th, they are least worried about their studies कि ठीक है हो जाएगा, we will cover it। जब नवंबर में उनका बोला गया है हाफ टर्म का उनका मिड टर्म बोर्ड है, they are literally casual कि कोई बात नहीं, कोरोना की वेव आएगी और सब वैसा ही हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। क्या ये सिचुएशन उसके लिए पेरेंट्स को उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को उनको नहीं समझाना चाहिए? हमें पता है पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एक ऐसे कैजुअल ऐसे लूप होल्स में रखना चाहते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को खुद धूप में हो जाएंगे पर अपने बच्चे को छाया दे सकते हैं। हर पेरेंट की एक ही थिंकिंग होती है, पर अगर हम कहें कि ये चीज़ें जो है बच्चों को स्पॉइल कर रही है तो और उसके बाद जो है उनका ऑब्वियसली जो एक अटैचमेंट जो इनका एक इंटरेस्ट था पढ़ाई से वो धीरे धीरे खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को ज़रूर इफेक्ट करेगा। आज हम देखते हैं छोटी सी बात, एक बच्चे की नॉर्मल बात है, जो बच्चा प्री स्कूल में प्री प्राइमरी में 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया है, आज अगर हम देखें तो उस बच्चे का बेस ही नहीं है, इसका इवन नो द फोनिक्स, ही इवन डजंट नो द ABCD। तो उससे क्या हो रहा है, पेरेंट तो ये कहते हैं कि यार इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल क्योंकि हमने फीस दे दी है, बट हाउ कैन द स्कूल बी एबल टू डू इफ यू डोंट वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू योर स्कूल? अगर वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं भेजना चाहते तो पेरेंट्स, मैनेजमेंट, स्कूल्स क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स आर रेडी टू टीच द स्टूडेंट को। हमेशा आपने देखा है इन 2 साल में अगर बैंकिंग वॉरियर्स के नाम पे बोला जाता है, डॉक्टर वॉरियर्स रहे हैं, इवन से कि आर्मी, हर चीज़। तो इवन आई विल सैल्यूट टू द टीचर्स जो इसमें सिचुएशन में सबसे आगे रही हैं, जिन्होंने अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम करके इवन जो है असाइनमेंट्स बना के, शीट्स बना के, ऑनलाइन क्लासेस लेके जहाँ पे उन्होंने 40 स्टूडेंट्स को कवर किया एट अ टाइम। उसके बाद डिफरेंट क्लासेस दी जहाँ बच्चों को समझ नहीं आ रहा फिर से उन्हें दिया, असाइनमेंट्स दिए गए, कॉपीज मेंटेन करने के बाद टीचर हर रोल वो प्ले कर रही है जितना वो कर सकती है और उससे बियॉन्ड प्ले कर रही है। स्टिल इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कि वो समझे, इस चीज़ को रियलाइज करें कि टीचर्स भी उस सिचुएशन में नहीं थी जिस सिचुएशन में उनको डाला गया है। हम सेम उस सिचुएशन में थे, बच्चे भी उसी सिचुएशन में थे जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पर ये सिचुएशन आई तो टीचर्स ने अपने आप को पढ़ाने के तरीकों को चेंज किया। ऐसे अगर हम ये सोचें कि बच्चे भी अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करें और चीज़ बैलेंस रहे तब ये चीज़ पॉसिबल है। हम ये कहते हैं कि टीचर्स तो अपना 100% दें पर बच्चे ना करे वो टीचर की गलती है। इफ द स्टूडेंट इज गेटिंग गुड मार्क्स देन इट्स बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, बट इफ द स्टूडेंट इज गेटिंग लेस मार्क्स एज दे वांटेड तो इसमें सारी गलती टीचर की है, ट्यूटर की है कि उसने ठीक से नहीं पढ़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम कहते मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं और अगर मैं कह रही हूँ तीनों का रिजल्ट एक आ रहा है पर पढ़ाने वाली तो मैं एक हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी पढ़ाने से मैं उसको ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, मैं उसको कम पढ़ा, मैं सबको एक जैसा ही पढ़ा रही हूँ। बच्चा नहीं पढ़ा तो इसका कैपेबिलिटी ऑफ द बच्चे की जो वो कैलिबर उसका है जिससे वो चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा। तो हम ये नहीं कह सकते अगर मैं एक इंग्लिश क्लास ले रही हूँ और इफ इन टीचिंग द सेम ग्रामर topic to all the students, if many students are covering that topic and one student is not covering that topic, then it's not the responsibility of mine कि मैं responsible उसके बच्चे को करने। इवन मैंने अपना 100% दिया, इवन 100% से ज़्यादा दिया उसको कवर करवाने के लिए। तो हाउ द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, टीचर एक गाइडर होती है, जो एक टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, वो रेगुलेटर नहीं होती है आपकी लाइफ का। टीचर एक फैसिलिटेटर है कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है टीचर के थ्रू, जो आपको हर चीज़ बताएगी। पर टीचर को आप सोचो कि वही आपकी लाइफ को रेगुलेट करेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। हाउ कैन यू ब्लेम द टीचर? आप ब्लेम नहीं कर सकते टीचर। अगर हम कहें कि अगर आप पेरेंट है, पेरेंट अपनी बच्चा नहीं पढ़ता तो जब पेरेंट अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो वो टीचर को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? अगर एक मैं मदर हूँ और मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा और मैं कैसे टीचर को ब्लेम कर सकती हूँ कि आप नहीं पढ़ा रहे? यार ये मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रही, मैं ठीक से बच्चे को गाइड नहीं कर पा रही, उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही, वो कहाँ लैग कर रहा है।
और इसके कारण मैं सिर्फ अगर टीचर को ब्लेम करते हो बच्चे में क्या आ जाता है कि या टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज है, अगर आज के टाइम पे सिचुएशन में इस चीज से निकलने का एक ही रास्ता है कि अगर हम हर चीज को बैलेंस करके चले। टीचर्स ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो इस चीज से सिचुएशन से पीछे भागे कि वो फेड अप हो गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वी आर फेड अप विद ऑनलाइन क्लासेस। दे सेड इट्स आवर ड्यूटी एंड वी हैव टू परफॉर्म। तो बच्चे की ड्यूटी कहाँ गई? बच्चे ने क्या किया? इवन पेरेंट्स कहते हैं वी आर गिविंग फीस, वी आर गिविंग एंड मंथली क्वार्टरली फीस टू द स्कूल, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आपने किसी को खरीद नहीं लिया है, आपने सिर्फ एक मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट एक गाइडर होता है जो आपको बच्चे को एक एडमिशन लेकर आपको बच्चे को जगह प्रोवाइड करता है जहां बच्चा पढ़ता है और अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर को देखता है। पर अगर हम बोलें कि ये चीजें के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, अगर फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, साइंस का टीचर अच्छा वो पढ़ा रहा है, जिसकी जितनी नॉलेज है वो पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पूरी क्लास नहीं समझ पा रहे, तो इट्स द मिस्टेक ऑफ द टीचर कि हाँ टीचर उनको समझा नहीं पा रहा है, टीचर उनके साथ मेंटेन अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, तब हम कह सकते हैं टीचर को ब्लेम करना चाहिए। पर अगर बोले कि हम टीचर हर चीज करें, अगर आपके मार्क्स के लिए अगर इफ यू आर गेटिंग 40 आउट ऑफ 45 देन द 5 मार्क्स के हैं, वो एक ट्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? यार आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने बच्चे की। दूसरी बात आती है, अब कहा जाता है कि एग्जाम टाइम आ रहा है, एग्जाम टाइम जो है अक्टूबर और नवंबर में, जहाँ पे बोला जाए प्री बोर्ड होंगे अक्टूबर में और नवंबर में। मैं एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे आए स्कूल में वापस आए, वही चीज हो जाए जो पहले होती थी, हाँ विद प्रोटोकॉल्स के साथ ये सब रहे। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करनी चाहिए? ये चीजें जो है आप कह रहे हो कि हम आप आओ प्री बोर्ड ये सब ऑनलाइन करके दोबारा से कह सकते हैं ना, हाफ ईयरली खत्म हो गया वो सेशन खत्म करके फिर से बच्चों का एक लेवल मेंटेन करो। मैं ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि बच्चे दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आएंगे जहाँ पे वो पहले थे। दे विल मेंटेन देयर नोटबुक्स, they will do their assignments, they will do their every homework, they will perform good, they will get good marks और उनके attention criteria जो है वो improve होगा। अगर हम ये बस छोटी छोटी बातें अगर मैं बोलूँ कि किसी की गलती है, किसी गलती है तो ब्लेम गेम होती है, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ नॉर्मली बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं अगर हम उनको क्लियर कर लें, इनको कवर कर लें, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में बैलेंस नहीं बना। इवन स्कूल वाले कह रहे हैं आप आ जाओ, पेरेंट्स कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, पेरेंट्स के मन में भी ये पता है कि बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है, मार्क्स आएंगे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो सुनाएगा, बच्चे का मोरल डाउन होगा, बहुत सी बातें हैं पेरेंट्स के मन में। पर पेरेंट्स ये बातें मन में रखते हैं, बच्चे के सामने भी नहीं बोलते। पर मैं ये कहती हूँ कि हाँ मैनेजमेंट इस चीज़ को समझे, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स, इवन बच्चे समझे कि हाँ हमने नहीं पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में, वैसा नहीं पढ़ा जैसा हम पहले पढ़ते थे, तो नॉर्मल सिचुएशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसमें कॉप अप करने में स्कूल टीचर्स हमेशा उनके साथ रहेंगे, तो वो आगे भी हेल्प करेंगी। हाँ आप नवंबर से बच्चों को बुलाओ, फर्स्ट जैसे सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है फिर से फर्स्ट चैप्टर कॉपी मेंटेन, चेकिंग, ऑब्वियसली टेस्ट, असाइनमेंट्स, उसके बेस पे क्या होता है धीरे धीरे बच्चे को लगेगा हाँ मैं वही सिचुएशन में जा रहा हूँ, और वो बच्चा एंजॉय करके वो चीज़ को करेगा। पर अगर हम बोले कि आप एक जाते ही आप प्रेशर दे दो, नहीं आपके एग्जाम है, क्या किया, कुछ नहीं किया, ये मार्क्स है वो मार्क्स, तो बच्चा जाना चाहता है वो डर के मारे फिर स्कूल नहीं जाएगा। हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि बच्चा वही छोटा बच्चा है जो वो हमारा प्री प्राइमरी और प्री स्कूल वाला, जिसको हमने दोबारा स्कूल लेकर आना है, उनको एक बैठने की आदत देनी है, उनको रीडिंग करानी है, राइटिंग करानी है, तो ये करानी है। आज के टाइम पे आप खुद देखो मदर इतनी फेडअप हो गई है बच्चों को पढ़ा के, बस क्यों? क्योंकि स्कूल चले जाए, फटाफट स्कूल चले। तो सोचो यार टीचर्स कितना परेशान हो रही होंगी जो ऑनलाइन पढ़ा रही होंगी और उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मेरे जो छोटी सी थिंकिंग रिगार्डिंग दिस थिंग दैट वी शुड नॉट डिस्करेज द स्टूडेंट्स बाय देयर मार्क्स, वी शुड गिव इनकरेजमेंट टू देम कि आप ये कर सकते हो, आप में कैलिबर है, आप वही बच्चे हो जो पहले मार्क्स लेकर आते थे और आप वही बच्चे हो जो ये सब कर सकते हो। अगर हम यही बोलें कि नहीं आप पहले ऐसे थे 2 साल पहले, अभी भी मेरे को वैसे ही रिजल्ट चाहिए, नहीं, ये प्रेशर जो पेरेंट्स की तरफ से है ये खत्म हो जाना चाहिए। आज के टाइम में पेरेंट्स में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, मेरा बच्चा जो है वैसे था तो वैसे ही नहीं, पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा कैसे मार्क्स ला रहा है, अरे नहीं। इस सिचुएशन में 99.9% ऐसे कि बच्चे जो है स्पॉइल हुए हैं, ये नहीं कह रहे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं, उनका जो लेवल है डिस्ट्रैक्शन जो है मोबाइल्स ने कर दिया है, उनका जो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ हो
जो होना चाहिए था वो डिस्ट्रैक्शन बाकी चीज़ों ने कर दी है, वो चीज़ से दूर हो चुके हैं। जो बच्चे का हम देखते हैं 12th क्लास में एक पढ़ाई की तरफ एक नज़रिया होना चाहिए था, वो नज़रिया अब नहीं है। पर ये उसमें उनकी भी गलती नहीं है यार, गलती एक सिचुएशन की हुई, जो एक बाढ़ की तरह एक फ्लड आया और जो उन सबको बहा कर ले गया, और वो जब फ्लड के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है, वो ये सिचुएशन है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये हम पर डिपेंड करता है। या तो हम रोने पीटने बैठ जाते हैं कि यार सब कुछ लुट चुका है, कुछ नहीं होगा, या नहीं अब ये नई शुरुआत है और हम इसको फिर से करनी है। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हम सोचने को ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, और कहने को ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, पर अगर हम इसको फॉलो करना चाहें, हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे यार ऐसे। मेरी बात देखो, नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि मैं ये बात नहीं कह रही, मैं आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल माई पेरेंट्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई टीचर्स के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टीचर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ, हैट्स ऑफ टू देम। इवन आई एम अ ट्यूटर, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि ऑनलाइन में क्या प्रेशर होता है। इवन अगर हम सुबह से लेकर रात तक बैठ जाते हैं, और ऑब्वियसली हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मेरे लिए अगर मेरे को कोई बोले, कोई मेरे को अच्छा भी बोलता है, कोई मुझे बुरा भी बोलता है, किसी के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, बट आई एम नॉट हियर कि मैं किसी को बताने के लिए मैं बहुत अच्छी बुरी, आई एम जस्ट ये यहाँ पर हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं जैसा पढ़ाती हूँ वैसा पढ़ाऊँ। अगर कोई मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है, और अगर कोई सेटिस्फाइड तो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम। तो मैं यहाँ पे इवन मैं यही कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स आर हेयर टू गिव अप देयर 100%। तो वो चीज़ लाने के लिए थोड़ी एफर्ट जो है वो हर तरफ से होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स सोचे कि बस हम घर बैठ गए हैं, हमारे बच्चे घर बैठ गए हैं, ना कुछ करते हो, पर उनको हमें पूरी रिलैक्सेशन भी देनी है, पेपर कर रहे हैं कोई बात नहीं हम कर देंगे, कोई बात नहीं कर, पर जब नॉर्मल हो जाए तो उनके साथ हेल्प करो। आज के टाइम में मदर जो है वो बच्चों की कॉपीज मेंटेन कर रही है, कॉपीज लिख रही हैं, फिर उसके बाद भी ब्लेम किया जाता है टीचर्स को कि वो ठीक से नहीं पढ़ाते। अरे अगर वो नहीं कर रहा बच्चा तो आपने बच्चे को बोला कॉपी मेंटेन क्यों नहीं की? यही चीज़ स्कूल में जैसे जाकर क्यों हो जाती है, ये चीज़ घर पे क्यों नहीं? अब तो बच्चों के सामने पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को देखते हैं, घर पर पूरे दिन बच्चे रहते हैं, तब भी काम कंप्लीट नहीं। इसका मतलब कहाँ जो प्रेशर, इवन जो इसका मतलब यही हुआ जो प्रेशर जो है टीचर्स लेती है, प्रेशर पेरेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वही बात है, बच्चे एक बार रीडिंग करता है, वो 4 बार रीडिंग करता है, 5 बार रीडिंग नहीं आती तो बोला जाता है यार इसको रीडिंग नहीं आ रही, आप रीडिंग करा। तो वो रीडिंग आपने करवाई है, आपने कराई, वही रीडिंग अगर वो बच्चा आपके सामने नहीं कर पा रहा, एक टीचर का डर होना चाहिए। टीचर का डर रखा जाता है तो फिर बोला जाता है आप इसको डराते हो, डांटते हो, मत डांटो। तो टीचर क्या करे? तो वही बात है, अगर हम इसको ब्लेम करें वो उसको ब्लेम करें, वो उससे स्पॉइल कौन हो रहा है, उससे सफर कौन कर रहा है? उससे बच्चा सफर कर रहा है। पर हमें किसी कोई गेम नहीं खेलनी है, हमें बस ये करना है कि टीचर्स आर फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड मदर्स एंड पेरेंट्स ऑल ऑफ देम आर फॉर द स्टूडेंट्स, तो अपने बच्चों के लिए। तो अगर वही मिलकर हम काम करें, एक एफर्ट की टीचर कहते हैं यस आई एम विद यू, इवन पेरेंट्स कहते वी आर सपोर्टिंग यू, तो वो चीज़ जो है ऑब्वियसली वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों का लेवल आप खुद देखिएगा, जो बच्चों का एक मोराल है, एक बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है बहुत चेंज आएगा। अगर आज मेरा बेटा घर पे बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है, आई एम सेटिस्फाइड कि वो इस सिचुएशन में पढ़ तो रहा है, पर अगर मैं बोलूँ कि उसके लिए मैं टीचर को रिस्पॉन्सिबल कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, नो, उसमें गलती टीचर की, इसमें गलती मेरी कि मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं डांट रही कि वो अगर पढ़ नहीं रहा। इसके लिए मैं स्कूल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगी कि यार स्कूल आप तो फीस ले रहे हो तो उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे। अरे वो अगर स्कूल ही नहीं जा रहा तो क्या टीचर देखेंगे वो घर पे क्या बैठ के कर रहा है? ये तो हम हैं जो देखेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा है, उसने कॉपीज मेंटेन की है या नहीं की। आप अपनी बच्चे की कॉपीज मेंटेन कीजिए, आप अपने बच्चे का देखिए क्या काम किया है, क्या स्कूल में लेक्चर चल रहा है, क्या जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चे अपने रेगुलर कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, फिर वो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। पर हम ये बोले हमारा बच्चा पढ़े भी नहीं, हमारा बच्चा थक गया, उसको नींद भी पूरी चाहिए, वो बाहर घूमना भी चाहिए, उसको बाहर का आउटिंग भी चाहिए, उसको सैटरडे संडे रेस्ट चाहिए, उसको रात को गेम्स खेलनी है, उसको मोबाइल भी पूरा चाहिए, पर स्टिल मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मैं बच्चे को स्पॉइल भी कर रही हूँ और मैं उसका टीचर्स जो है उनका किसी का ना बोलने का फायदा भी उठा रही हूँ। और वो ऑब्वियसली टीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो दे आर वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो है सिर्फ वहाँ पे उनको बुलाया जाता है सिर्फ पढ़ाने के लिए। पर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप 1 घंटा घर बैठ के अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे तो टीचर्स ऑनलाइन लेके 6-6 घंटे कैसे पढ़ा सकती है? और इवन दे मैं क्वेश्चन तो एराइज होता है नहीं कैसे पढ़ा सकते, वो पढ़ा रहे हैं, स्टिल वो दे आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स जो उनको मिलना चाहिए। आज के टाइम पे बोला जाता है ऑनलाइन क्लासेस एक मजाक बनकर रही है,
मजाक बना नहीं था, मजाक बना दिया गया। और मजाक किसने बनाया? ऑब्वियसली हम लोगों ने, जिसने क्या कह दिया ऑनलाइन क्लासेस बेकार होती है। पर अब जब ये आ रहा है कि हमें स्कूल खोलना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए, हमें जो है बच्चे आने चाहिए, तो हम क्यों नहीं भेज रहे अपने बच्चे? कौन सा डर है जिसके कारण हम इतने डरे हुए हैं कि हमें लगता है बच्चा जो है वो नहीं जाना चाहिए? हमें क्या लगता है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा घूमे भी, अगर हमारा बच्चा परेशान हो गया तो वो हिल स्टेशन भी घूमने जाएगा, हमारा बच्चा यहाँ सैटरडे संडे वो मॉल्स में भी जाएगा, हमारा बच्चा जो है बहुत घर बैठ के परेशान हो गया, चलो हम मूवीज़ दिखाने ले जाते हैं, चलो बड़े टाइम बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं, चलो बच्चा थोड़ा परेशान हो गया है, चलो हम थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों स्कूल में जाके वो चेंज क्यों नहीं कर रहे? स्कूल में ऐसा क्या है? बाहर भी तो आप जाओगे जहाँ से आप कुछ बाहर का खाते हो, तो वो भी तो एक डर नहीं है कि वहाँ पे उनके हाथ कैसे हैं, वहाँ पे कोरोना का कुछ नहीं। पर स्कूल में जाके वो उनका बहुत डर है कि वहाँ पे उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो बच्चे हैं। आप बच्चों को कहीं और भी तो भेज रहे हो यार, बच्चों को हर जगह जा रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने भी जा रहे हैं, बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? ये चीज़ें हमें अभी रियलाइज़ नहीं होगी। जो बच्चा 12th में इस टाइम पे, वो आगे क्या सोचेगा, उसका क्या करियर रहेगा अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे? ही इज गेटिंग नॉलेज कहाँ गई? कहते हैं ना, नॉलेज हो तो दुनिया आपके पीछे आती है, पर अगर आपका नॉलेज ही नहीं तो आप दुनिया के पीछे भागोगे। तो हम कहाँ हैं? हम उस पोजीशन पे हैं, हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं यहाँ पे नॉलेज लेवल बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। बस दे आर गेटिंग 80-90%। परसेंटेज का क्या किसी ने करना है? परसेंटेज मैटर नहीं करती। अगर आप ऐसे ही, मैं यहाँ पे कोई डिग्री अचीव करती हूँ और मैं फॉरेन कंट्री जा रही हूँ, वहाँ पे मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे मेरी नॉलेज की वैल्यू है कि मैं वहाँ मेरे को कुछ चीज़ कर रही हूँ। अगर इफ आई एम डूइंग CA, मैं यहाँ पे CA कर रही हूँ, वहाँ पे हम मानोगे फॉरेन कंट्री में उस CA की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आती है एक नॉलेज की। आज के टाइम पे हर बच्चा 95-98% हमें को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। बच्चे कहते हैं बस क्या करना है, हमने तो अपनी लाइफ जीनी है, तो जी के उसके बाद क्या? इफ दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, उन बच्चों को क्या जिनको सपोर्ट नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देखें, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? वही चीज़ हो गई है, अगर प्राइवेट नहीं करें। पर आज के टाइम में देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर गेटिंग फुल सपोर्ट। एक दिल्ली ऐसी सिटी आज के टाइम में बन गई है जहाँ हर जगह स्कूल खुले हैं, पर एक दिल्ली ऐसी सिटी है जहाँ इवन पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज एक उनको पैनिक है, देयर इज कोरोना। ऑब्वियसली कोरोना है, आई एम नॉट सेइंग कोरोना खत्म हो गया है, बट वी हैव टू लिव इन दिस न्यू सिचुएशन जहाँ पे वी हैव टू लिव विद कोरोना विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स एंड प्रॉपर डिस्टेंसिंग। सोशल, आप स्कूल में जाओ, अगर आप बच्चे को पीछे देखेंगे, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है। और ये इतना बच्चा हमारा स्मार्ट इनफ होता है कि हर चीज़ को समझ सके, कि उसको भी पता है कोरोना है, उसको कैसे अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करना है, कैसे उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखें तो मैं वो डर जो है हमारा खुद, एक दिन स्कूल में बच्चा जाएगा, दूसरे दिन पेरेंट देखेगा यार बच्चा ठीक है, फिर वो 4 और पूछेगा आप ठीक थे, कैसा रहा? बच्चा बताता है एनवायरनमेंट ऐसा रहा, फिर वो देखता है यार धीरे धीरे सब ठीक है। एक को देख के 2 बच्चे, 2 को देख के 4 बच्चे, ऐसे करके धीरे धीरे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो चीज़ नॉर्मल अपने आप होगी। तो हम अगर ये सोचे नहीं वो बच्चा जाएगा, उसको देखेंगे 10-15 दिन हम चेक करेंगे वो ठीक है, तब हम अपने बच्चे को भेजेंगे, तो इसका मतलब क्या है? हम वो चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते, हम उसी में रहना चाहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ चल रहा है, हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर जो इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है कि हमने तो अपनी पढ़ाई भी छुड़वा दी है बच्चों की, कई पेरेंट्स ने स्कूल भी छुड़वा दें कि जब खुलेगा तब के तब देखा जाएगा, जस्ट वी वांट टू सेव आवर मनी। क्या है ये वो चीज़ है। अब कहा जाता है मेरा बच्चा कहीं भी चला जाए, 2 साल तो निकाल लें, 1 साल तो निकाल लें, जैसे मर्जी कर लेगा। हम ट्यूशन नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, जैसे निकल रहे थे चीटिंग करके निकल तो जाएंगे, पर आगे क्या? आगे क्या? कहते हैं ना, जिंदगी भर पैसा साथ नहीं रहता, जरूरी नहीं आज वक्त ऐसा है कल वक्त कैसा है, पर एक बंदे की नॉलेज, एक बंदे की पढ़ाई उसको जिंदगी भर सपोर्ट करती है। आज अगर मैं पढ़ी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कर सकती हूँ, इवन कोई भी सिचुएशन आए आई एम एबल टू कॉप अप विद दिस इन्वायरमेंट, मैं उस इन्वायरमेंट का कॉप अप कर सकती हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर लूँगी जब मुझे पता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। पर अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कोई नॉलेज नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो कल वो सिचुएशन कुछ भी आ सकती है जहाँ पे क्या है कहीं सपोर्ट नहीं रहता, तब आप क्या करें? तो ये चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए कि अगर आप कोई, मैं ये नहीं कह सकती कि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ऑब्वियसली बिजनेसेस का कुछ पता नहीं, जॉब्स का कुछ पता नहीं, लाइफ का कुछ पता नहीं, तो मेक योर चिल्ड्रन अटेंटिव, मेक योर बच्चा सपोर्टिव, मेक योर बच्चा कॉन्फिडेंट कि लाइफ में कुछ भी हो आपकी एजुकेशन मस्ट और वो होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते। ये छोटी सी बात है, मैं यही इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ये चीज़ों को
को समझे और आगे इस चीज़ को वीडियो को भेजें और सोचें कि क्या मैं सही हूँ, जहाँ भी गलत हूँ उस चीज़ को आप ज़रूर करें।